अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमलों का आगाज़ कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 80 से ज़ायद अफराद के जाबाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें स्कूल की तालिबात भी शामिल हैं। इन हमलों में वजारत इंटेलिजेंस, सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सदर ने हमलों का मकसद ईरानी हुकूमत की तब्दीली करार दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का बहरी बेड़ा, इसके मिसाइल और एटमी प्रोग्राम भी मिटा देंगे। ट्रंप ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को मुखातिब करते हुए कहा कि हथियार डाल दो वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ईरानी निज़ाम ये जान लेगा कि कोई भी अमरीका को चैलेंज नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान के पास अमरीका को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं है और न ही वो मुस्तक़बिल में ऐसे मिसाइल्स बनाएगा जो ये कर सकें, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद हालात संगीन हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अहम कमांडर्स की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। अब्बास इराक़ची कह रहे हैं कि जितना उन्हें मालूम है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी अभी ज़िंदा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक सुप्रीम लीडर तेहरान में मौजूद नहीं है, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। ईरानी सदर और दीगर सीनियर हुकूमती हुकाम भी महफूज हैं। ईरान में दिन भर धमाकों की आवाज़ें सुनी जाती रही हैं। ईरानी सलामती काउंसिल ने शहरियों को तेहरान से निकल जाने और ताहुक्म सानी वापस न लौटने की हिदायत भी की है। इसराइल और अमरीका के हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स दागे हैं। तल अबीब में धमाके सुने गए, लेकिन अब तक किसी भी नुकसान की इत्तला वहाँ से मौसूल नहीं हुई है। ईरान की तरफ से सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। यूएई में मिसाइल्स का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी के जाबाक होने की भी इत्तलात हैं। दुबई में अब भी हमले जारी हैं। दुबई में सयाहती मकामात और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए जाने की इत्तलात आ रही हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कतर में अब से कुछ देर पहले भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। सऊदी अरब ने बिरादर ममालिक पर ईरानी हमलों को जारहियत करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। मुतासरा ममालिक जो भी फैसला करेंगे, सऊदी अरब उनके साथ होगा। सऊदिया ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मुबैना हमलों की मजम्मत करें और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और ठोस इक़दामात किए जाएँ। मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमले को कौमी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो इसका जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से जारी बयानात के मुताबिक उन्होंने ज़्यादातर ईरानी मिसाइल्स को कामयाबी से नाकाम बना दिया है। उर्दनी की फ़ौज ने भी 2 मिसाइल्स कामयाबी से मार गिराने का ऐलान किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा और रद्द अमल में ख़ित्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। बरतानिया ने उन पर हमलों से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है। चीन ने हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। रूस ने भी तुर्किया ने भी सालिसी की है। रूस भी पुरअमन मदद की कोशिश कर रहा है, पेशकश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान ने ईरान पर बिला जवाज़ हमलों की मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर कशीदगी को रोकने का मुतालबा किया है और साथ ही ईरान के बिरादर ममालिक पर हमलों की भी सख्त मजम्मत करते हुए उनके साथ यकजहती का इजहार पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। इस वक्त मशरिक़ वस्ती में और ख़ित्ते में किस तरह से सूरत हो रही है, आज के प्रोग्राम में इसी कोई मौजू बनाएंगे। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जौहर साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, सर, ईरान और अमेरिका, हमने देखा कल रात तक तो सिचुएशन ये थी, मुज़ाकरात चल रहे थे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा जो इन मुज़ाकरात में सालिस थे, उन्होंने कल रात एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डील के बड़े करीब पहुँच चुके हैं। जौहर साहब, कल रात का ये स्टेटमेंट देखती हूँ, उसके बाद आज की सिचुएशन देखती हूँ, अगर मामलात इस हद तक करीब पहुँच गए थे हल्के, तो फिर इस हमले की वजह क्या समझ आती है आपको, जौहर साहब? जी बिल्कुल, देखिए मेरे कमेंट्स में आपको याद है, मैंने पहले 1 महीने से ही कह रहा हूँ कि पहले तो खैर वो जो उस वक्त जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस वक्त तो वो देख रहे थे कि अगर ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाते हैं तो फिर शायद वो रजीम चेंज की कोशिश करें। लेकिन मैंने फिर कहा था कि अगर वो नहीं हुई तो फिर उसके बाद ये उनसे बहुत मेजर कंसेशंस लेने की कोशिश करेंगे और अगर वो ना मिली तो स्ट्राइक्स होंगी। तो स्ट्राइक्स अब हो गई हैं, इसलिए कि देखें वो जो कंसेशन मांग रहे हैं
वो ईरान नहीं दे सकता। वो उस तरह की यकीन दहानियां तो बिल्कुल दे सकते हैं, वो तो उन्होंने JCPOA में भी दे दी थी कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, फिजिल मटेरियल उस तरह इकट्ठा नहीं करेंगे, इंस्पेक्शंस करवाएंगे। ये सारा JCPOA में भी हो चुका था। 2015 में जो मायदा हुआ है, अमेरिका विड्रॉ किया था, आपको याद होगा। तो अभी जो अमेरिकन कहते हैं, अमेरिकन कहते थे एक तो कि जीरो इनरिचमेंट, यूरेनियम में अफसूदगी आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, आप अपना स्क्रैप कर देंगे, जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना। जी। दूसरा ये है कि जी। उसके अलावा की शर्तें थी, कि अपना मिसाइल प्रोग्राम भी आप स्क्रैप करें, उस पर भी लिमिटेशंस लगा दें। तीसरा ये कि जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करते हैं वो भी आप जो है बंद करें, उसकी भी जो है ना इंश्योर करें कि कोई वो जो है हमास या हिजबुल्लाह या हूथीस या जो है ना इराक में भी कई ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट करते हैं। फिर चौथी जो अब ये शर्तें तो कुछ ज्यादा लगा दी थी ना, तो वो मकसद यही था कि अब वो इतना मुश्किल होता जा रहा था ईरान के लिए, बाहर इतना ज्यादा हाई हो गया था कि जो उनके लिए अबूर करना मुश्किल था। अब देखिए ना, अगर ईरान अपना बिल्कुल ही वो खत्म कर दे, वो कह दें कि स्क्रैप कर दिया हमने जी, हम जीरो इनरिचमेंट पे मान गए, तो फिर उनके लोग क्या उनसे नहीं पूछेंगे कि फिर अगर यही मानना था आपने तो फिर पिछले 20 साल से सैंक्शंस क्यों लगवाई, स्ट्राइक्स क्यों करवाई, हमें इतनी मुश्किलात में क्यों रखा। वो तो उनके लिए एक सियासी खुदकुशी होता रजीम के लिए। तो उस हद तक वो नहीं मान सकते थे। जो यकीन दहानियां वो देने के लिए तैयार थे, वो शायद मतलब अगर कोई और अमेरिका का सदर होता तो मान लेता, लेकिन ट्रंप की पोजीशन उससे बहुत आगे है। ये वो पोजीशन है जो इजराइल की पोजीशन है। तो इसलिए ये स्ट्राइक सूट्स की ऑलमोस्ट जो है ना वो ये जो अब उनकी पोजीशन है बेसिकली वो ऐसी थी कि जिसमें ईरान के लिए उसको मीट करना उनकी डिमांड्स को बहुत मुश्किल था, और ये स्ट्राइक्स फिर होनी ही थी। तो अब हम जिस सिचुएशन में हैं, अब देखिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि अमरीकी सदर की जो पोजीशन है वो इस वक्त इसराइल की पोजीशन है। तो खालिद साहब, आप भी इसी आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करेंगे या आपकी राय इसमें बहुत मुख्तलिफ है? क्योंकि सर, हम देख रहे हैं कि जब अब्बास इराक्ची की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि अमरीका के ऊपर ना अभी कोई हमला करने का इरादा रखते हैं, ना मुस्तकबिल में इस तरह का कोई इरादा रखते हैं, और ना उनके पास ऐसी कोई सलाहियत मौजूद है, जब वो इस हद तक यकीन दहानी करवा रहे हैं, तब भी अमेरिका को क्या ऐसा मसला है कि अटैक कर दिया गया? बहुत शुक्रिया मिस करण, आपने इनवाइट किया। देखिए, बैरिस्टर साहब बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे थे। अगर मुझे इजाजत दें मैं थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन करूं। जो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था ईरान का, उसमें एग्री ही किया था। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मुल्क और यूरोप के मुल्क शामिल थे जो थे। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इंस्पेक्शन की इजाजत देगा। एक मुल्क जो सबसे ज्यादा मुखालिफ हुआ था इस एग्रीमेंट का, वो था उस वक्त भी इजराइल। और फिर आपने देखा 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आए हुकूमत में, उन्होंने यूनिलैटरली वन साइडेड उसको कैंसिल कर दिया, उस एग्रीमेंट को। लेकिन हमें याद रखने की ये बात है कि 2015 और 18 के दरमियान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जितने विजिट हुए, उन्होंने एक भी रिपोर्ट, ऑब्जेक्शनेबल रिपोर्ट नहीं दी थी। दैट इटसेल्फ इज अ विटनेस। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के मुल्क जब इन्होंने ये कैंसिल किया सारा कॉन्ट्रैक्ट को, ये एग्रीमेंट को, तो उस वक्त बहुत हैरान हुए थे यूरोपियन यूनियन के मुल्क। और वो आज तक देखें 8-9 साल होने के बाद, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं और बहुत ज्यादा एग्रीमेंट भी किया, लेकिन अभी भी ऐसा ही लगता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछला जो जून का हमला किया था, उस वक्त भी ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप या मान लें हमारी बात या हम हमला करेंगे, और तीसरे दिन हमला कर दिया था। अभी थोड़ा सा मुख्तलिफ है केस। हुआ यह है कि अब इन्होंने जो बिल्डअप किया है इतने अरसे, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते थे कि एक तो ऑप्टिक्स की तरफ यूज किया जाए, ऑब्वियसली एक थ्रेट यूज किया जाए, एक 100% या 90% और व्हाटएवर परसेंट एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस पैदा की जाए जहनों में ईरानी लीडरशिप की कि अटैक उन पर जो है वो मैटर ऑफ चांस नहीं है, मैटर ऑफ टाइम है। यानी वो आया चाह रहा है, वो समझते थे कि एक एग्रीमेंट हो जाए। जो डिफरेंस आ रहा था वो ये आ रहा था कि ईरानी हुकूमत न्यूक्लियर को काफी हद तक प्रोग्राम को तो कर्टेल करने पर मान गई थी, जो नजर भी आ रहा है। जिस चीज पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा था और जिस पे मेरा ख्याल ईरान करेगा भी नहीं, वो थे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स। क्योंकि वो अगर आप कैरी करने की कैपेसिटी ना हो तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं होता। और उससे सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका को तो नहीं थी, वो तो इजराइल को थी। इसलिए ये सारा अनफोल्ड हुआ है। हमने देखा कि इजराइल थ्रू आउट चाह रहा था, लेकिन मॉरल ग्राउंड बहुत लो है इस वक्त अमेरिका का साथ देने के लिए। सिर्फ वाहिद मुल्क इजराइल ही है, ना यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रही है, ना नेटो साथ है, जो पिछली दफा जब भी अफगानिस्तान पर, सीरिया पर, जिधर भी हमला होता था 44 मुल्क उठकर इकट्ठे आ जाते थे, एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते थे यूनाइटेड नेशंस का। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त तो दीगर मुल्कों की आवाम बाहर निकल आई है इन हमलों पर। बरतानिया में, लंदन में इस वक्त एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। मुझे ये फरमाइए खालिद साहब कि ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है, क्या ये यहीं तक महदूद थी और बस इतनी ही कार्रवाई होनी है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो कोई तवील मुद्दती जंग नहीं चाहते हैं, या फिर आपको इसका स्केल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि
एक तरफ मैं इनका ये स्टेटमेंट देखती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो अचीवमेंट्स है अमेरिका की, उनकी तो ख्वाहिश ये है कि रजीम चेंज हुआ ईरान में, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है इससे तो वो अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा मकसद। जी मिस्टर, मैंने जितनी तारीख पढ़ी है रजीम चेंज की, और जहां भी ये पॉसिबिलिटी हुई है, ये अपॉर्चुनिटी बनी है, और उसके अंदर बुनियादी रेसिपी ये होती है कि एक बहुत वैल्यूएबल रेजिस्टेंस चल रही होती है उस मुल्क के अंदर, यानी कन्फ्रंटेशन, लोग डिवाइडेड होते हैं, कुछ एक तरफ होते हैं, कुछ दूसरी तरफ होते हैं, पहली बात। जी फिर एक जी रोल मॉडल या सिंबॉलिक लीडर जरूर होता है अपोजिशन का, जिसने टेक ओवर करना होता है, जो ख्वाब दिखाता है सच्चे या झूठे, तो वो जी टेकअप होता है। ईरान का तो पिछले 46-47 सालों से, जब से ये रेवोल्यूशन आया है और आयतुल्ला खुमैनी चले गए, फिर 1989 में अली खामनाई साहब आ गए, तो उस वक्त से लेके आज तक कंटिन्यूटी है। ऑपोजिशन ना होने के बराबर है या डेवलप नहीं होने दी गई। अभी शाह फरहान के बेटे जो वहां बैठे हैं वो 47 साल से बाहर हैं, 19 साल की उम्र में वो चले गए थे, पीछे उन्होंने जी लेजिटिमेट अपनी कोई हायरार्की, कोई पार्टी, कोई कंटिन्यूटी ट्रेल नहीं छोड़ी। जी तो इस तरह फुट ऑन ग्राउंड से अमेरिका नहीं आ सकता कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी चांस भी लेगा। लेकिन ईरान एक तरफ चाहेगा शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है ईरान चाहता है थोड़ी प्रोलॉन्ग हो, ताकि वो ऐसी ऐसी जगहों पे हिट कर सके। आप देखें, इसीलिए उन्होंने तेहरान खाली करवा लिया है। तेहरान खाली करवाने का एक इंडिकेटर ये है कि जी जाहिर है सिविलियन डिस्ट्रक्शन या लाइफ लॉसेस ना हो, जिससे इंटरनल प्रेशर बिल्ड हो जाए ईरानी हुकूमत पर। तो आई थिंक ये सारे डायनामिक्स हमें देखने पड़ेंगे, और ईरान और रशिया का एक और डायनामिक्स है जिस पर शायद बाद में हम बात कर सकते हैं। सही सही। और वो जो रजा पहलवी, और आप सिचुएशन क्रिएट होने की बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंट पास्ट में जब ईरान पर अटैक किया गया था तो उसी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की गई थी अमेरिका की जानिब से। ये तक कह दिया गया था कि हम खड़े हुए हैं आवाम को बचाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद ईरान की तरफ से बड़ा वाज़ेह मैसेज आ गया। अब जौहर साहब ये फरमाइए, जो अभी मैंने खालिद साहब से भी बात की कि जिस तरह से आज के दिन का आगाज़ हुआ था, कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि ये तो अब लॉन्ग स्केल पे मामला जाएगा, लेकिन फिर खामोशी हो गई। तो ये एक तो इसके हवाले से बताइएगा, ये स्ट्रैटेजी है ईरान की या अमेरिका इसराइल का, या फिर जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए, रिटेलिएट किया गया, या उसकी वजह से खामोशी हुई है? और फिर इसका ज़िमनी सवाल ये कि रशिया इस वक्त कहां पर है सर? जी देखिए, बिल्कुल, खैर ये तो रिकैलिब्रेशन हम देखते रहेंगे कि जो जब स्ट्राइक्स होंगी, फिर काउंटर स्ट्राइक्स होंगी, फिर जाहिर है कि वो अपने टारगेट्स मुतय्यन करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे। ये तो अभी इस तरह चलेगा। लेकिन जो इसमें आम बात है वो ये है कि देखिए, ईरान ने जो किया, ईरान ने पहले तो उनका जाहिर है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती थी वो तो उनकी वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो उन्होंने सारी सपोर्ट की थी बहुत अरसे तक, कि उनके इस मौके पे वो काम आएंगी। वो तो खैर पिछली बार जून में भी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो है ना डिग्रेड कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, तो वो नहीं कर सके कुछ भी। अब जो दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है उनकी, वो ये होती है अमूमन इस तरह की सिचुएशन में कि वो इसराइल पे बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स दागते हैं। उसमें ड्रोन्स भी होते हैं, मिसाइल्स भी होते हैं, रॉकेट्स भी। वो इस बार भी उन्होंने किया। लेकिन जो उसके बाद फिर उनका नेक्स्ट लेटर ऑफ एस्केलेशन है ना, वो ये था कि वो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हिट करेंगे जो इस खित्ते में है, बहुत सारी हैं, 19-20 के करीब हैं। अच्छा, वो कार्ड उन्होंने ईरान ने शुरू में ही प्ले कर दिया इस बार, जो कि नॉर्मली पिछली बार आपने देखा वो कार्ड उन्होंने जून में बिल्कुल आखिर में प्ले किया था, और वो भी सिर्फ नुमाइशी तौर पे, जब उन पर अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी B-2 बॉम्बर से, तो फिर उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो फैसला ईरान का है जौहर साहब, कि जहां जहां अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, वो खलीजी ममालिक जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, उन्हीं पर अटैक कर देना, ये आप इसको दुरुस्त फैसला समझते हैं ईरान का? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही हाई रिस्क फैसला है उनका, क्योंकि जाहिर है ये तो लेटर ऑफ एस्केलेशन में चीज जो थी ना, उनके बाद की वो चीजें थी कि जो आखिर में उनके कार्ड्स थे। अब इसके बाद तो फिर यही कार्ड रह जाता है ना कि आप वो जो उनके पास है कि बाबुल मंदब को बंद कर दें, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है, जो कि बिल्कुल ही न्यूक्लियर ऑप्शन है। तो लगता है ये कि शुरू में ही वो इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उनको ये लगा कि इस बार ये उनको ये लगा कि ये रजीम उन्होंने ऐलान कर दिया इसका, तेहरान में सीधा अटैक किया। अगर उन्होंने देखें कर दिया तो फिर वो न्यूक्लियर ऑप्शन भी अपना जो है मेजर इस्तेमाल कर दिया उन्होंने एक ही दम। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि अटैक्स जो है उनकी टॉप लीडरशिप पे हुए हैं, तेहरान पे हुए हैं, तो फिर वो दे फेल्ट कि जी ये हम शुरू में ही सारे कार्ड्स करें। लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क है। देखिए, उससे वो सारी गुडविल भी अपनी लूज करके, हाई मॉरल ग्राउंड भी लूज कर किए ईरान ने, क्योंकि अगर वो देखें ना, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की पोजीशन ये है कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए, यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, यूएन चार्टर वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 2 की, बाकी जो आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड
तो लेकिन अगर जब उन्होंने अब लेकिन ईरान पे, वो तो हमने हमारी पोजीशन है, सही। लेकिन अब ईरान ने जब मिसाइल्स मारे दूसरे मुल्कों पे, ठीक। और जो कि अमेरिकन बेसिस के अलावा भी मिसाइल्स लगे हैं इस जी। वक्त कई जगहों पे जाके बिल्कुल, अब सिविलियन उनका एरियाज में। रद्द अमल क्या होगा मुमकिन तौर पर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का रीसेंट पास में जब हमने देखा, जब कतर पर अटैक किया ईरान ने, फिर किस तरह से मसालियात के साथ ये मामला सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन क्या इस बार भी खालिद साहब आप समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक का रद्द अमल इसी तरह का होगा? क्योंकि अब मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी इस बात पर मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। सऊदीया ने भी बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। खालिद साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मिस्टर जौहर भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट किया गया है। लेकिन मुझे दूसरी तरफ एक और भी एंगल नजर आता है, वो ये है कि ये मैटर इस वक्त जो ईरानी हुकूमत का या ईरानी जो इस वक्त रूल लीडरशिप है, उनके लिए भी एग्जिस्टेशनल इशू है, बेसिकली सर्वाइवल इशू है, उनकी बका का मसला है। मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि कोई ऐसा वेपन या ऐसा कोई ऑप्शन वो एग्जॉस्ट ना करें और बाद में वो सोचें कि कर देना चाहिए था। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। एक और एंगल देखें, उन्होंने तेहरान खाली करवा लिया, और जिसका मतलब है कि वो कैजुअलिटीज नहीं चाहते कि वहां पर हो, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी बाय चॉइस नहीं, बाय कंपल्शन शायद वो लॉन्गर वॉर करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि सिविलियन की कैजुअलिटीज ना हो। इसमें दो डायमेंशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऑल्दो ये मिस्टर जौहर का डोमेन है, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या थोड़ा पॉलिटिकल साइंस मैं भी बताना चाहूंगा। यहाँ पर सर सवाल फिर यहाँ पर ये बनता है कि वो बहरी बेड़े जो अमेरिका ने उतारना शुरू कर दिए थे, जो ईरान की हुदूद को कवर कर रहे थे, तो अगर आपने अटैक करना था, निशाना बनाना था, इनिशिएट करना था, तो वहां से क्यों नहीं आगाज किया गया? उन ममालिक में कि जहां पर अड्डे मौजूद है, उसको क्यों अटैक किया गया? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? वो इसलिए नहीं किया गया कि देखिए, जो बहरी बेड़ा होता है उसको आसान नहीं होता। वो तकरीबन 3 या 5 लेकर डिस्ट्रॉयर्स अपने साथ चलता है, जिन्होंने सर्कल किया होता है, यानी घेरे में लिया होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का खुद बहुत जबरदस्त सेल्फ डिफेंस होता है, रेडार्स होते हैं। जो अब्राहम लिंकन है, इस पर तकरीबन 10 जो हैं वो F-35C वर्जन के जहाज हैं, जिसमें से 75 के करीब इसके टोटल F-18 वगैरह जहाज हैं। तो बहुत बड़ा आर्सनल तो है, तो इसलिए खुद भी उसको प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन होती है, और बहुत बड़ा ये जोम और प्राइड होता है किसी नेशन का। और बड़ी दिलचस्पी, अब आपको एक ऐड करता चलूं कि इब्राहिम लिंकन का मोटो है शेल नॉट पैरिश। तो इट्स सेल्फ ही प्रॉमिस है अपने लोगों के साथ। मैं उसको बैकग्राउंड सिर्फ बताना चाह रहा हूं एक बात, तो वो शायद आने वाले वक्तों में अटेम्प्ट जरूर करें, डबोना उसको शायद कामयाबी ना हो ईरान की, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के लिए अगर वो चंद हिट्स पहुंच जाए उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर या डिस्ट्रॉयर्स को एक आध बहुत सीरियस डैमेज कर पाए, तो आई थिंक बड़ी हायर मॉरल ग्राउंड उनको लगेगी और एक सिंबॉलिक विक्ट्री लगेगी। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज अगर ये चल जाए कि उनके शिप तबाह हुए हैं। दो एलिमेंट जिनकी मैं बात कर रहा था, रशिया की और चाइना की। देखिए, इस वक्त जो रशिया की नेवी ने आकर जब आप कह रहे हैं कि उनका अपना जो डिफेंस सिस्टम होता है इस तरह के बहरी बेड़ों का, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, तो उस पर फिर सवाल ये बनता है कि अगर वो इतना स्ट्रांग है और तकरीबन नामुमकिन ही है फिर ईरान का दोबारा से उनके ऊपर अटैक करना या इस कार्ड को इस्तेमाल करना, तो फिर अगर सिचुएशन यही बनती है तो फिर अगेन क्या उन्हीं ममालिक के अड्डों के ऊपर ये अटैक किया जाएगा? और फिर मुमकिन रद्द अमल के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है इस्लामी ममालिक का अब रद्द अमल क्या आएगा? नहीं, क्विकली मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का बता देता हूं कि आसान जरूर होता है, मुश्किल बहुत होता है, लेकिन ये सैचुरेशन करेंगे। अगर इन्होंने किया तो ये अंडर वाटर सबमरीन डीजल है इनके पास, उनका टॉर्पेडो कैरी करता है, वहां से लॉन्च करेंगे कुछ। ऑन सरफेस समंदर के सतह के ऊपर ये गन बोट्स हैं इनके पास सैकड़ों की तादाद में, वो स्टॉर्म करेंगी। हवा से ये ड्रोन और मिसाइल फायर करेंगे। तो कामयाबी का तो बाद की बात है, लेकिन ये ऑप्शंस है जो ये यूज करके उनके एयर डिफेंस को ये सैचुरेट कर देंगी। हाँ, अभी अब आते हैं कि अगर ये जो मुल्क हैं जिन पर हमला किया है वो कंटिन्यू रहेगा, ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। लेकिन देखा जाए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर रहा था और जितने उसने वल्नरेबिलिटी खुद की थी, जहां जितने एसेट्स आप करीब लेकर आते हैं, जहां वो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, वहां आपकी ऑब्लिगेशन भी हो जाते हैं। आपने उतने ही बेसिस को, उतने ही एयरक्राफ्ट कैरियर को, उतने ही डिस्ट्रॉयर को प्रोटेक्शन भी देनी होती है। तो जब जाहिर है ईरान जब कॉर्नर हो जाएगा तो वो समझेगा हर टारगेट जो इस एरिया में है, जो हर एयरबेस अमेरिकन है, वो लेजिटिमेट टारगेट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास चॉइसेस बड़ी हैं, अगेंस्ट बड़ी नहीं है, वो अगेंस्ट द वॉल है। वो समझ रहा है जो मेरे रेंज में आएगा मैं उसको टारगेट करूंगा। सही सही। खालिद साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जौहर सलीम साहब, आप कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। रिटायर्ड फैसल शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो भी ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त सूरत हाल क्या है अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद?
ईरान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमान हैं ईरानी सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ जॉन। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है ईरान में? कई घंटे अब गुजर चुके हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया था, तो अब क्या मजीद अवामी मकामात को भी हिट किया गया है? डिटेल्स दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस किरण मुझे इनवाइट करने के लिए। इंडीड एक टफ टाइम है और दोबारा जिस तरीके से पहले हुआ था नेगोशिएशंस की आड़ में उन्होंने हमला किया, दोबारा इस तरफ उसी तरीके से हुआ है जैसा पहले हुआ था। लेकिन इस दफा ईरान तैयारी के साथ बैठा हुआ था और जितनी भी सिविल पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई असैसिनेट नहीं हुआ और इनकी पूरा सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है। जहां तक शहादतों की बात रहती है, बड़े अफसोसनाक टाइम में मीरब के अंदर 60 से ज्यादा छोटी बच्चियां एलिमेंट्री स्कूल के अंदर अटैक हुआ है, मिसाइल लॉन्च की गई उनको और वहां पे बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा है अवाम के अंदर, बहुत ज्यादा कंसर्न है कि जिस तरीके से चीजें जा रही हैं वो अच्छी नहीं है और ईरान इसको लॉन्ग टर्म जंग की तरफ जो है वो कंसिडर कर रहा है कि जंग तूलानी होगी। अच्छा, कुछ वजारत खारजा की तरफ से कुछ कंफर्मेशंस भी आ रही हैं कुछ कमांडर्स के हवाले से, इसके बारे में भी बताइए। नहीं देखिए, कोई किसी कमांडर की कंफर्मेशन ऑफिशियली मुझे तो नहीं आई है। जी, कमांडर्स की जहां तक शहादतों की बात रहती है मुझे ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है किसी की भी और इनफैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली मुझे बताया गया है कि यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल जिसकियान साहब को टारगेट करने की कोशिश की गई, आयतुल्ला खामनाई के जो ऑफिस है उन पे अटैक हुआ, जुडिशरी के हेड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लारजानी साहब, शामखानी साहब काली बाफ जो स्पीकर हैं उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। इनफैक्ट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अहमदीनेजाद साहब, उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बयान आ गया है कि ये सारे लोग सेफ हैं और आयतुल्ला खामनाई का बयान भी आने वाला है थोड़े टाइम में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। जहां तक बात रहती है इंटेलिजेंस के जो इंटेलिजेंस के हेड हैं उनका कहा जाता है कि उनके 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 हवाले से उनकी शहादत हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई वेरिफिकेशन अभी तक नहीं मिली है। बहरहाल मिलिट्री हेडक्वार्टर जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स है उस पर टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने और दीगर बेसिस के ऊपर और मिसाइल डिपोज के ऊपर भी टारगेट किया है। तो कैजुअलिटी के नंबर्स जॉन, ये आप आम बात कर रहे हैं कि ईरान इसको लॉन्ग टर्म जंग की सिचुएशन से देख रहा है, उस आय से देख रहा है। मुझे ये फरमाइए कि अभी भी जो इत्तलात आ रही हैं यूएई में, दीगर खलीजी ममालिक में, वहां धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, तो क्या अभी भी ईरान की जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं? देखिए, ईरान को बहुत ज्यादा सदमा लगा है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि जिन मुल्कों ने उनसे वादे किए हुए थे कि हमारा लैंड एयर नेवल सपोर्ट नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के लिए, उन्हीं मुल्कों के थ्रू जो है वो अटैक्स लॉन्च किए गए और F-35 और स्ट्रैटो टैंकर्स और E-18 फाइटर जेट्स और जितने भी एसेट्स मूव किए गए वहीं से ही अटैक्स हुए। पर्टिकुलरली बहरीन से आपने देखा कि 5th फ्लीट का कमांड वहां पे था, तो बहरीन और यूएई के ऊपर स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा अटैक्स की शिद्दत हुई है। दूसरे मुकाबात पे भी जहां पे रिकॉनेसेंस सपोर्ट के ड्रोन्स थे या फॉर एग्जांपल जहां पे फाइटर जेट्स जहां से उड़े, वहां पे भी उन बेसिस में भी जो है वो अटैक किया गया ईरान की तरफ से। तो नाराजगी है ईरान को और इनकी नजर में इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। जी जॉन, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त ईरान में गम गुस्सा पाया जाता है इस बात का कि वो बेसिस यूज हुई हैं, यानी इब्राहिम लिंकन और दीगर जो बहरी बेड़े अमेरिका ने भेजे थे ईरानी पानियों में, वहां वो यूज नहीं हुए अटैक्स के लिए, ये बेसिस यूज हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? मिस किरण, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू गल्फ ऑफ ओमान से, बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन इसकी अमेरिका ने पोजीशनिंग जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी पोजीशनिंग 2000 किलोमीटर दूर वो लेके चला गया है इसको और पीछे चला गया है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो बेसिस हैं इनके अंदर जो एसिड बिल्डअप आपको कुछ दिन पहले नजर आ रहा था वो इसी दिन के लिए नजर आ रहा था और बिल्कुल F-35 जो कैरियर के ऊपर मौजूद थे वो भी यूज हुए, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी में, क्योंकि एट द सेम टाइम एंगेजमेंट में इतने सारी जगहों से एक ही जगह से अटैक करना फिजिबल नहीं रहता, तो मुख्तलिफ जगहों से जो फाइटर जेट्स हैं वो बुलवाए गए और ईरान का दावा यही है कि ये जो बेसिस हैं दूसरे ममालिक में ये बेसिस यूज हुए हैं। पर्टिकुलरली बहरीन का जो 5th फ्लीट का जो कमांड है वो तो बिल्कुल डायरेक्टली यूज हुआ है, क्योंकि जितना भी लॉजिस्टिकल, ऑपरेशनल और रिकॉनेसेंस सपोर्ट है वो आया ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बहरीन के बेस से है। ठीक ठीक जॉन, आप साथ ही मौजूद रहिए। रियल एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, दिफाई तजियाकार हैं, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अभी यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी होगी जो जॉन डिटेल्स बता रहे हैं और उनके मुताबिक ईरान इस वक्त ये क्लेम कर रहा है कि ये बेसिस यूज हुई हैं, जो अमरीकी अड्डे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो सर, क्या वाकई ये सिचुएशन हुई है? और अगर अभी ये सिचुएशन हुई है तो आप मुमकिन तौर पर रद्द अमल क्या देख रहे हैं आप इस्लामी ममालिक की तरफ से,
और ये तमाम ममालिक के बेसिस यूज हुए हैं, जहां उर्दन में है, कतर में है, दीगर ममालिक में है। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आप सही कह रही हैं कि देखिए बेसिस अमेरिका ने बनाए क्यों थे, यहाँ इसीलिए बनाए थे कि उनको यूज करना है। और बेशक ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने इनको थिन आउट किया है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कमी है कि यहाँ से ये बेसिस यूज किए गए हों। इसमें एक हिकमत अमली अमेरिका की ये भी हो सकती है कि जब वो यहाँ से ये बेसिस यूज करे और ईरान इन पे अटैक करे तो ये ममालिक खित्ते के ईरान के खिलाफ हो जाए। और आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने ईरान के इस इक़दाम की मजम्मत भी की है। लेकिन ईरान ने ये बात वाजे कर दी थी पहले कि अगर हमारे ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक्स भी हुई तो हम उसको फुल फ्लैग जंग तस्वुर करेंगे और अपने भरपूर ताकत इस्तेमाल करेंगे उसका जवाब देने के लिए। और ये भी वाजे कर दिया था कि खित्ते में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं या अमरीकी मफादात हैं उनको हम निशाना बनाएंगे, वो हमारे अहदाफ। तो ये चीजें ईरान ने वाजे कर दी थी। अब ईरान को ब्लेम करना कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरा ख्याल है ये जायज नहीं। इसलिए भी जायज नहीं है कि ईरान बड़ी सिंसियरली बातचीत कर रहा था और ओमानी वजीर खारजा का अगर आपने बयान सुना हो तो उसके बाद तो कोई शक नहीं रह जाता, जो ये कह रहे थे कि ईरान ने तकरीबन हर चीज मान ली थी और हम बहुत करीब थे मुआहदे के। और ये बात अमेरिका की तरफ से भी कल जब राउंड खत्म हुए बातचीत का तो उसके बाद ये कही गई कि नेक्स्ट वीक में जो राउंड होगा बातचीत का उसमें बात मजीद आगे बढ़ेगी और हम किसी तरह सही सिमत में जा रहे हैं। तो उसके बाद ये सब करना, इजरायली वजीर दिफा का जो सुबह बयान आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इस हमले की तारीख और इसका वक्त ये तो हमने कई हफ्ते पहले डिसाइड कर लिया। तो अगर ऐसा है तो फिर ये बातचीत का ढोंग था, बजाया गया। और अगर ये ढोंग था एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ऐसा है तो फिर कल रात वाला स्टेटमेंट क्या था जहां पर ये बताया जा रहा था कि ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए हैं अब बातचीत के हल की तरफ और मुज़ाकरात के फाइनलाइज होने की तरफ और ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। सर क्योंकि जो पानियों का मामला है, बहरी बेड़ों का मामला है, आपसे बेहतर इसे ना कोई नरेट कर सकता है ना कोई बता सकता है, तो मुझे ये फरमाइए कि ईरान की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, यानी बहरी बेड़े मौजूद हैं, इब्राहिम लिंकन मौजूद है जिसे पहले ही भेज दिया गया, अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रैटेजी उनकी बना ली गई, लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो ईरान ने उन बेसिस को निशाना बनाया, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जो दीगर ममालिक में है। बहरी बेड़ों को क्यों नहीं निशाना बनाया? क्या इससे पहले भी ब्रेक से पहले भी जब गुफ्तगू हो रही थी कि उनका अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि क्या ये नामुमकिनात में से था जो ईरान को दूसरी तरफ अटैक करना पड़ा? नहीं, मेरे ख्याल है नामुमकिनात में से तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये अकेले तो नहीं आते, इनके साथ पूरा एक फ्लीट आता है जो इनको शील्ड देता है हर तरफ से। यानी फजा से अगर कोई अटैक हो रहा है तो भी इसको शील्ड देगा, अगर समंदर के ऊपर से कोई अटैक हो रहा है या समंदर के नीचे से कोई अटैक हो रहा है तो ये उसको प्रॉपर शील्ड देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये पूरा एक फ्लीट होता है। इस पर टॉमाहॉक मिसाइल है जो तकरीबन 1000 नॉटिकल माइल्स जिसकी या 1000 माइल्स आप कर लें तो तकरीबन कोई 1600-1700 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो अगर वो 1600 किलोमीटर उसकी रेंज है तो इनको तकरीबन कोई 1200 या 1000 किलोमीटर पे आना पड़ता और वो वहां से उसको फायर करते तो ईरान के अंदर वो फायर होता। हो सकता है इन्होंने वहां से फायर किया हो और फिर ये उसको पीछे ले गए हो। ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो इनको अटैक कर सकते थे और इनको मार सकते थे, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि ये अपने जहाजों को पीछे ले गए हैं अटैक करने के बाद ताकि उनको महफूज रख सकें, क्योंकि बावजूद इसके कि आपके पास शील्ड मौजूद है, प्रोटेक्शन मौजूद है, फिर भी कोई मिसाइल पेनिट्रेट कर सकता है और वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान का बेसिकली जो असल हदफ है वो अमरीकी मफादात हैं जो इस वक्त इसकी नियर रीच में, जहां पे ये फौरन ही अटैक करके उन पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, उन पे कोई इम्प्रेशन डाल सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ है। आप देखें तो ईरान ने खातिर ख्वाह नुकसान किया है अमेरिका का। हम एक कतर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रडार है अमेरिका का ANFPS-132 जो कि 5000 किलोमीटर जिसकी रेंज थी, जिसका बड़ा फायदा था अमेरिका को, उसकी आंखों का किरदार अदा करता था कि जैसे ही कोई ईरान में एरियल एक्टिविटी होती थी, कोई जहाज होता था या कोई मिसाइल लॉन्च होता था, उसको वो पकड़ लेता था और रिएक्शन टाइम मिल जाता था।
तो वो उसको अंधा कर दिया उन्होंने, वो तबाह कर सही। दिया। अच्छा सर, इससे $1 पहले बिलियन से ज्यादा- जो जून में जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ईरान वाली एपिसोड उस वक्त जो थी, उसमें भी ईरान ने बड़ा वाजे कहा था कि अगर दोबारा इस तरह की कोई चीज़ की जाती है तो हम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। लेकिन उस वक्त जब कतर में ये सारा मामला हुआ था तो उसके बाद कतर का रिएक्शन कुछ और तरह का था। लेकिन इस वक्त इसी तरह का कुछ रिएक्शन, इसी तरह का गम गुस्सा अब दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। तो क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर रिएक्शन क्या आ सकता है दीगर कंट्रीज में कि जहां पर अभी भी इत्तलात आ रही हैं कि वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं? देखिए, अगर उन कंट्रीज का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है अमेरिकन बेसिस से बाहर, या उनके शहरियों की कोई हलाकत होती है अमेरिकन बेसिस से बाहर, तो यकीनन वो फिर इस बात पे सोचेंगे कि हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए और ईरान के खिलाफ बात करनी चाहिए। लेकिन ईरान ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया है और एस्केलेशन लेटर पे बहुत तेजी से ये ऊपर चला गया है सारा किस्सा, और वो है अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आपको याद होगा कि जून 2025 में ईरान ने जंग के बिल्कुल अवाखिर में जाके ये कहा था कि हम अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी थरथरली मच गई थी पूरी दुनिया में और बहुत सारे मुल्क मुतहरिक हो गए थे इस जंग को रोकने के लिए, और उसके एक दो दिन बाद ही जंग रुक गई थी। इस दफा ईरान ने पहले ही दिन अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, और ईरान ने इससे पहले इसका इंदिया दे दिया था। तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने वहां पे लाइव वेपन फायरिंग की थी और उसको कुछ अरसे के लिए बंद भी किया था। फिर रशियन नेवी के साथ उन्होंने वहां एक एक्सरसाइज भी की। तो ये इंडिया वो दे रहे थे कि हम अबनाए हुर्मुज़ को इस दफा बंद करने में बहुत सीरियस है। और ये मैं आपको बताता चलूं बहैसियत एक नेवल ऑफिसर की कि अबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी पोजीशन है, और इसको खोलना मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए या किसी भी और मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है, और इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है, खास तौर पे जो खित्ते के ममालिक बहुत ज्यादा होंगे इसके। और आप जो बात कर रहे हैं भी कुछ देर पहले ही इनफैक्ट ईरान की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब से बंद कर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी जहाज़ों की आमदोरफ्त अब नहीं हो सकती। जॉन जरा इस बात को कंफर्म कर दीजिएगा। देखें, आई कैन नाइदर पर्सनली कंफर्म नॉट डिनाई इट, बट आप पता ही ये बंद हो चुका है, डी फैक्टो बंद कर दिया है, उनको कर दिया और गवर्नमेंट की परमिशन दी है। होता है क्योंकि ईरान इफेक्टिवनेस रखता है, जैसा कि एडमिरल साहब ने खुद भी कहा, उसकी मिनी सबमरीन शैलो वाटर के अंदर बड़ी इफेक्टिवली ऑपरेट करती हैं, उसकी सर्वेलेंस और उसकी ऑपरेशनल एफिकेसी बहुत ज्यादा है रीजन के अंदर। तो सवाल ये है कि अगर कोई भी अपने आप खुद भी अगर अपने आप को पोजीशन में डालें, अगर आप ईरान होंगे तो आप भी इस नहज पे अगर आपको पहुंचा दिया जाए कि आप सरेंडर करें, तो आप भी यू विल डू एवरीथिंग यू कैन विद इन योर लीगल राइट कि आप अपनी नेवल बाउंड्रीज या मैरीटाइम बाउंड्रीज को भी यूज करें एज अ लेवरेज। तो बिल्कुल ईरान ने यही किया है और ऐसा ही नजर आता है। क्या आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि अभी भी उर्दन पर, यूएई पर, जो दीगर कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं या अटैक किए जा रहा है ईरान की तरफ से अभी भी? मिस्किन ये सब डिपेंड करता है आज रात और कल के ऊपर। देखिए, जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो मैं आपको तेहरान से पोजीशन बता दूं, ईरान ने जब रिटेलिएट किया उसके बाद बिल्कुल अटैक्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। कोई इक्का दुक्का रिपोर्ट्स अगर हम लोग की जर्नलिस्ट के ग्रुप पे आ रही हो तो आ रही हो, लेकिन अटैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो ये सारी चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड रात किस तरीके से होती है। परहैप्स अमेरिका चेक करना चाह रहा है कि जो कॉल दी है बाहर आने की लोगों को, रजा शाह ने जो बोला है कि बाहर आओ और अमेरिका भी जो कह रहा है कि बाहर आओ, तो परहैप्स देखना चाह रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है वाकई में ऑर्गेनिकली ईरान के अंदर लोगों की कि वो बाहर आ सकें। और कल इसी चीज का फैसला होगा कि अगर आज कुछ होता है तो अमेरिका शायद एस्केलेट करे और ईरान रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जॉन। आप प्रोग्राम में साथ मॉडरेशन इस वक्त तेहरान में क्या है, ईरान में क्या है, उस पर बात कर रहे थे। फैसल साहब आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। एक तरफ ईरान, इसराइल और अमेरिका का मामला चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नाको चने चबवाए हुए हैं। मजीद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। इस वक्त तक पाकिस्तान क्या कुछ अफगानिस्तान में कर चुका है, जो उसकी ताज़ा डिटेल्स हैं वो पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 352 ख्वारजी हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, 553 इस वक्त ज़ख्मी है,
30 अफगानिस्तान की चेक पोस्टें हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। 26 चेक पोस्टें ऐसी हैं जिस पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया है। 171 टैंक्स हैं, आर्म व्हीकल्स हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और 41 ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें बाय एयर टारगेट किया गया है, इफेक्टिवली टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो अब सिचुएशन आगे इस पर डेवलप मजीद होगी क्या? पाकिस्तान तो बड़ा वाजे कल कह चुका है, DGISPR ने बड़ा वाजे बता दिया कि जब तक अहदाफ का हुसूल नहीं हो जाता तब तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अगर अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पर भी ये नज़र आता है कि अमेरिका तो इस जंग में नहीं पड़ना चाहता, वो कह रहा है पाकिस्तान जो कर रहा है दुरुस्त कर रहा है। लेकिन फैसल साहब, आगे इसका एंड होगा क्या? क्या ये इसी तरह से सिलसिला प्रोलॉन्ग होगा, या जब तक पाकिस्तान जो एक मुतालबा कर रहा है कि आप 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का, वो जब तक नहीं मीट हो जाता तब तक पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा? सर, मेरे ख्याल है किरण कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो पाकिस्तान को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि देखिए, हमारी जो काउंटर टेररिज्म कैंपेन है इसके 2 फ्रंट्स हैं, एक इंटरनल फ्रंट है और एक एक्सटर्नल फ्रंट। इंटरनल फ्रंट पे हम अपने मुल्क के अंदर इसका मुकाबला कर रहे हैं, मिलजुल कर शहादतें भी दे रहे हैं और उनको भी मार रहे हैं, और हम इस पे इंशाल्लाह जल्द काबू पा लेंगे। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल फ्रंट। अगर हम एक्सटर्नल फ्रंट को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो जो इंटरनल फ्रंट पे हमें कामयाबियां हासिल होनी चाहिए, जिसके हम मुतमन्नी है, वो नहीं होंगी। इसलिए हमने एक्सटर्नल फ्रंट पे पहले तो बहुत ही ज्यादा एक एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक मैनूवर किया। हमने अफगान तालिबान रजीम को डायरेक्ट एड्रेस किया, उनको डायरेक्टली बुलाया टेबल पे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कई दफा वफूद गए, उनके भी आए। फिर हमने अपने दोस्तों को मिलवाया इसमें बीच में, कतर को, तुर्की को, सऊदी अरब से मैसेजेस मिलवाए, इवन खत्ते के बाहर के मुल्कों को हमने बताया। आपको अगर इदराक हो तो 2 दिन पहले रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने ये कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 23,000 टेररिस्ट एक्टिव हैं। इससे ज्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये वो 23,000 हैं जो एक्टिव हैं, और इसमें सबसे ज्यादा तादाद TTP की है जो 5 से 7,000 है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार है। तो अफगानिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि अगर और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा कल भी यही था, आज भी यही है कि विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव आप कार्रवाई करें, वरना फिर आपका खात्मा हम इसी तरह से करते रहेंगे जो अभी नंबर्स हमारे सामने आए हैं। इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।